नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। हम यूके में भी अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं। भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क एबीपी न्यूज अब एक बार फिर आप यूके में भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं आज के बड़े मुद्दे की। क्या मोदी सैनिकों को गुमराह कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा की रैली में नरेंद्र मोदी आज खूब बरसे। केंद्र सरकार पर धर्म के आधार पर सैनिकों को बांटने की साजिश का आरोप लगाया तो यहां तक कहा कि समस्या सीमा पर नहीं, दिल्ली में है। मोदी की इस रैली में हजारों की भीड़ जुटी थी। मोदी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पाकिस्तानी सैनिकों की शहादत पर दिए रक्षा मंत्री के बयान के जरिए शहीदों के जख्म को कुरेदने की कोशिश की। हालांकि इस बयान को बाद में रक्षा मंत्री ने वापस ले लिया था। सवाल यह है कि क्या सैनिकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? मेरे पूर्व सैनिक, इन लोगों को कभी माफ मत करना जिन्होंने दूध में भी दरार करने की कोशिश की। पीएम उम्मीदवारी के ऐलान के बाद मोदी की ये पहली रैली थी। रैली पूर्व सैनिकों के नाम पर बुलाई गई थी, इसलिए सेना के कंधे पर ही बयानों की बंदूक रखकर मोदी ने दिल्ली की सरकार पर हमला बोला। आरोप लगाया कि सेना को धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांटने की कोशिश की गई। पहली बार इस देश में सच्चर कमेटी के माध्यम से सेना के अंदर कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, इसकी गिनती कराने का हुक्म किया। पाप किया है, इन लोगों ने पाप किया है। मनमोहन सरकार की विदेश नीति पर बरसते हुए नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। यहाँ तक कहा कि सीमा पर कोई समस्या नहीं है, जो भी समस्या है वो दिल्ली में है और जब तक दिल्ली में सक्षम सरकार नहीं आती तब तक समस्याओं का अंत नहीं होने वाला। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है और इसलिए इस समस्या का समाधान भी हमें दिल्ली से खोजना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। पाकिस्तान पे हमला किया जाए, आप क्या चाहते हैं, खुल के बताइए। चीन पे हमला किया जाए, आप खुल के बताइए। बाकी जो कदम है सब पाकिस्तान और चीन को जितनी सख्ती से हो सकता है उनकी सरकारों से कहा जा रहा। आप गोल गोल बात करते हो, खुल के बात नहीं करते हो। आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए? सिर्फ हवा में लोगों को गुमराह करना। मनमोहन सरकार के खिलाफ मोदी ने सैनिकों के उन जख्मों को हरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रहने दी, जिसमें कभी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों शहीद हुए जवानों की शहादत को लेकर पाकिस्तानी सैनिकों को क्लीन चिट दी थी, तो कभी किसी ने यहाँ तक कहा था कि सैनिक तो मरने के लिए ही होते हैं। जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मंत्री परिषद में बैठे हुए व्यक्ति ये बयान दे दें कि सेना में तो लोग बनने के लिए ही तो जाते हैं। मोदी ने सिर्फ बयानों की बंदूक के सहारे मनमोहन सरकार पर हमला ही नहीं किया, ये भी साबित करने की कोशिश की कि वो तो सैनिकों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। आपको अधिकार है सेना के कमजोरियों के संबंध में बात करने का, सेना के संबंध में बात, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज बात किया है, न तो ये भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाता है। वो एक विपक्षी पार्टी के, सरकारी विपक्षी पार्टी के नेता हैं। उनको ये सारे सवाल संसद में उनकी पार्टी को उठाने चाहिए थे। मोदी भाषण भले ही हरियाणा के रेवाड़ी में दे रहे थे, लेकिन निशाने पर 80 किलोमीटर दूर बैठी दिल्ली की सरकार ही थी। चीन से लेकर पाकिस्तान और सीमा से लेकर संप्रदाय तक मोदी ने अपने तरकश के हर वो तीर चलाए जिससे दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर देश के सैनिकों के सहारे दिल्ली का रास्ता आसान किया जा सके। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि अपने राजनीतिक मेहमानों के पास मैं जाऊं, भरत वर्मा जी, एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी, फिर जो हमारे राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं उनके पास जाएंगे। आज का जो भाषण था नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या सेना के कंधे पर बयानों की बंदूक रख के उन्होंने सिर्फ दिल्ली सरकार पर निशाना साधा? आज यही उनकी मंशा थी, यही उन्होंने किया? नरेंद्र मोदी ने जो सेना के बारे में बोला है, सेना की जो प्रॉब्लम्स बोली हैं आज, और उसको मैंने गहराई से देखा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं उन्होंने गुमराह करने की कोशिश करी है। उन्होंने मनोबल बढ़ाने की कोशिश करी है। सेना का मनोबल इस समय गिरा हुआ है क्योंकि चीन में अंदर घुसा जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। पाकिस्तान जो कर रहा है उसके बाद लंच खिला रहे हैं जयपुर जाके फॉरेन मिनिस्टर। तो ये जो हरकतें हो रही हैं
और रक्षा मंत्रालय अपनी ही सेना के खिलाफ कोर्ट में खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से फिर रिव्यू मांग लिया कि पेंशन और पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है वो नहीं दी जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं सेना के सामने, संसाधन कम हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं। इससे लोग सेना में ज्वाइन करने से हेजिटेट कर रहे हैं और अंदर नहीं जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली से ठीक होना जरूरी है। पॉलिसी मैटर में पॉलिटिकल विल बहुत कमजोर है, दिल्ली में इच्छा शक्ति नहीं है। और आप कह रहे हैं और जो अभी आपने एक वाकया दिखाया, हाँ। एक पॉलिटिशियन का कि वो कह रहे थे तो क्या बोले कि हम युद्ध करें, किसी ने युद्ध की बात नहीं करी है। युद्ध एक आखिरी वो होता है, युद्ध के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। जो चुनौतियां हैं उसके लिए तैयारी नहीं हो रही है। भरत वर्मा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हरीश रावत जी की। हरीश रावत जी, सवाल ये उठ रहा है, जैसे कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने कहा कि ये हवा में बात करके नरेंद्र मोदी गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं। तो क्या वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं या फिर वो दिल्ली सरकार की कमजोरियां विदेश नीति को लेकर जो है वो दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं वो सरकार को? देखिए, एक भाषणबाजी के जुमले अलग चीज है, मगर आर्मी को लेकर के, भारत की रक्षा तैयारियों को लेकर के जिस तरीके की जुमलेबाजी श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, मैं समझता हूं देश का कोई भी विवेकशील व्यक्ति उसको इंडोर्स नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि अब वो केवल एक विपक्षी नेता ही नहीं है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। और जो कुछ वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने राज्य में पूर्व सैनिकों के लिए क्या किया है, उनके पुनर्वास की दिशा में गुजरात और आप हरियाणा की तुलना कर दीजिए, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। हरियाणा जहां वो व्यस्त है और गुजरात वहां पर वर्स्ट परफॉर्मर है पूर्व सैनिकों के कल्याण के मामले में। और देखिए, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, राजीव शुक्ला जी ने बहुत सही सवाल उठाया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर कत्ल करके ले जाता है। और क्या नरेंद्र मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार आएगी जब तो एक के बदले 20 सर काट करके लाएगी? क्या वो ये कहते हैं कि हमको यदि चीन के कहीं घुसने की बात सामने आ रही है, कुछ समाचार पत्रों में छप रहा है, तो हम उतने ही किलोमीटर उस समाचार को पढ़ करके रिएक्ट करके हम भी अंदर घुस जाएं, या हम राजनयिक सहारा लेकर के चीन को रिट्रीट? तो हरीश रावत जी, आप कह रहे हैं कि आज के भाषण से हमला तो बोला है दिल्ली सरकार पर, लेकिन खुद सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? पड़ोसी देशों को लेकर क्या करेंगे, इस पर नहीं बोले नरेंद्र मोदी। हमारे साथ बीजेपी से पीयूष गोयल जी जुड़ गए हैं, मैं उनसे आपके इन तमाम सवालों का जवाब लेना चाहूंगी। पीयूष गोयल जी, अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं, उनकी पार्टी सत्ता में आती है, वो क्या करेंगे विदेश नीति को सुधारने के लिए? उनका रोड मैप क्या होगा पाकिस्तान और चीन को लेकर? ये तो नहीं बताया आज उन्होंने, वो शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ सरकार पर निशाना साधते रहे। शायद आपने उनका भाषण ठीक से आपके पैनलिस्ट ने सुना नहीं है। उन्होंने एकदम स्पष्ट बताया कि वास्तव में एक अच्छी विदेश नीति क्या होती है। एक अच्छी विदेश नीति वो होती है जब एक सक्षम सरकार, एक बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट आपके पास लोकली हो, एक गवर्नमेंट जिसकी विश्वसनीयता पे देश में किसी को संदेह ना हो, एक गवर्नमेंट जो कोई इन डिफेंस मैटर्स या फॉरेन पॉलिसी में एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होती है कि या तो एकदम आप उनके सामने सिर झुका दो और या वॉर कर दो, जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी पार्लियामेंट में और मंत्री जी कह रहे थे, रावत साहब। ये एक्सट्रीम पोजीशंस का सवाल नहीं होता है। या राजीव जी ने जो कहा कि क्या हम 20 लोगों का सर काट के फेंक दें, सवाल ये होता है कि डिप्लोमेसी के अलग अलग चैनल्स होते हैं। हाँ। हो सकता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन। हाँ, तो डिप्लोमेसी के वो अलग अलग चैनल्स क्या उस पर बोले नरेंद्र मोदी? सवाल ये है पीयूष जी, इस चर्चा को हम आगे बताएंगे, बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि आप कई दिलचस्प बातें कह रहे हैं। हरीश जी, मैं आपके पास आऊंगी, सर आप सवाल पूछेंगे, लेकिन केसी त्यागी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहती हूँ उनकी प्रतिक्रिया भी मैं ले लूं। केसी त्यागी जी, नरेंद्र, छोटा सा सवाल आऊंगी। हरीश जी आपके पास आऊंगी, सर आपको पूरा मौका दिया जाएगा सवाल पूछने का। जी केसी त्यागी, छोटा सा सवाल। जी केसी त्यागी जी, बात रखिए अपनी। हरियाणा के श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में अपनी पहली रैली एड्रेस करने के लिए गए थे। रेवाड़ी वो जगह है जहां पिछले हरियाणा जिस दिन से बना है 67 से, तब से लेके आज तक पानी की समस्या है। वहां के आदमी, दक्षिण हरियाणा के आदमी पिछले 30-35 वर्षों से
संघर्षरत हैं कि वो SYL कनाल का पानी जो है वहां पे आना चाहिए। क्या श्री नरेंद्र मोदी ने वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां की जनता की जो मेन समस्या है पानी की, उसको भी एक बार उठाने का काम किया? क्या इन्हीं उन्मादी भाषणों से हमें अटल जी का, हमें डॉक्टर लोहिया का, हमें मधु लिमय का, हमें हिरेन मुखर्जी का, सबका स्मरण होता है? और जो मेरे मित्र भाजपा के कह रहे थे, विदेश नीति जो है, जो देशी हमारे हित हैं उसके खूंटे से बंधती है, उसको विदेश नीति कहते हैं कि हमारे जो देश के हित हैं वो कभी प्रभावित ना हो। हम लोगों ने कारगिल के बाद भी पाकिस्तान से बात की है। मैं अपने भाजपा के मित्रों से कहना चाहता हूं, चुनाव का वक्त है, उतने ही सवाल उठाओ जितने गरिमा के अंदर होते हैं। क्या अगर बीजेपी की कल को सरकार आएगी, वो लिख के दे रहे हैं कि क्या हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे? चर्चा जारी है हमारी। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने आज रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की एक बड़े जमावड़े को, लोगों को वहां संबोधित किया और जो कुछ उन्होंने कहा उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आरोप लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सैनिकों को गुमराह क्यों कर रहे हैं। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा किया जा रहा है? इसी सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। पीयूष गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया उसमें उन्होंने वो क्या करेंगे पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए, जो उनकी नीतियां हैं उसको लेकर, उस पर वो कुछ नहीं बोले। पीयूष गोयल जी, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लग रहा है कि हवा में बातें करके गुमराह कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। पंत जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। मुझे लगता है शायद आपके कांग्रेसी मित्रों ने ठीक से उनका भाषण सुना नहीं। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि राजनीति और फॉरेन पॉलिसी दोनों तब सक्सेसफुल होती है जब एक दृढ़ नेतृत्व हो, एक नेतृत्व जिसको जनता जिस पे विश्वास कर सके, जो सामने की सरकारों को बता सके कि भाई यहाँ पे टॉलरेंस लेवल बहुत लो है, हमारे साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जो इस यूपीए सरकार विफल रही है जो करने में। दूसरी बात उन्होंने कहा, हमारे आर्म्ड फोर्सेस की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, उनका इक्विपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जिससे वो सशक्त सीमाओं पे अपनी रक्षा कर सकें। इस गवर्नमेंट ने तो डिफेंस में भी 15,000 रुपए की कटौती कर दी लास्ट ईयर। उन्होंने कहा कि आर्म फोर्सेस का मनोबल बढ़ाने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन पे सरकार श्वेत पत्र दे, क्यों उसके ऊपर अभी तक अमल नहीं हुआ है? ये हम करेंगे अगर एनडीए सरकार आएगी, जिससे आर्म फोर्सेस को एक कॉन्फिडेंस आए कि रिटायरमेंट के बाद हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। उन्होंने कहा आर्म फोर्सेस को डिवाइड मत करो रिलीजन पे, आप सचर कमेटी टाइप रिपोर्ट्स और सर्वेस कराते हो आर्म फोर्सेस। ठीक है पीयूष गोयल जी, आपने 2-3 अहम बातें कही है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले हरीश रावत जी से इस पर उसकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत जी, आपने सुना पीयूष गोयल जी को, उन्होंने कहा कि 3-4 चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर बताई गई हैं, आप उसमें गुमराह करने वाली बात क्यों ढूंढ रहे हैं? हरीश रावत जी। जी, मैं पीयूष जी से एक बात जानना चाहता हूं, क्या उन्होंने आज के समाचारों को नहीं पढ़ा है, सुना है, जिसमें अग्नि 5 की लॉन्चिंग हुई है? क्या ये हमारी रक्षा प्रिपेयर्डनेस का एक बड़ा उदाहरण नहीं है? जो कुछ वायुसेना के लिए या नेवी के लिए हाल में खरीदे हुई हैं, तो क्या वो हमारी आर्म प्रिपेयर्डनेस को नहीं दिखाता, दर्शाता है? और ये चीजें कोई ढोल बजा करके नहीं की जाती हैं। और मैं पीयूष जी से एक बात जानना चाहता हूं, क्या मोदी जी की विदेश नीति ऐसी होगी जिसमें प्रधानमंत्री तो बस में सवार होकर के लाहौर जाएं और पाकिस्तान की सेना कारगिल की तरफ को रवाना हो जाए, दराज की तरफ को रवाना हो जाए? उनको आप आगरा में बिरयानी खिलाएं और वो कारगिल की चोटियों से भारत के ऊपर हमला कर दें। पर सवाल उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर सवाल, उनकी विदेश नीति को लेकर, इसका जवाब हम बाकी मेहमानों से लेंगे।
चर्चा जारी हमारी। नरेंद्र मोदी ने आज रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की एक बड़ी रैली को संबोधित किया और इस रैली के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सैनिकों को गुमराह कर रहे हैं। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। भरत वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन आपने दोनों पार्टियों का कार्यकाल देखा है, एनडीए का भी, यूपीए का भी। सवाल यह है कि क्या विदेश नीति को लेकर के दोनों पार्टियों के कार्यकाल में कोई बड़ा अंतर रहा है? देखिए, 48 में जब पहली बात तो मैं बहुत क्लियरली ये कहना चाहता हूं, मैं एक्स सर्विसमैन हूं और मुझे कहीं नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी ने गुमराह किया किसी को। नरेंद्र मोदी ने जो रिफ्लेक्ट किया है वो मिलिट्री सर्कल्स बोल रहे हैं, हर एक चैनल्स में ये बातें हो रही हैं, दशकों से मैं बोल रहा हूं इस चीज को। लेकिन जब 48 में हम जीत रहे थे कश्मीर में, एंड माय फादर वाज देयर एज अ मेजर, तो यूनाइटेड नेशंस चले गए। जब हम एक आर्मी जीत रही है, 120 घंटे में पूरा कश्मीर आपके हाथ में होता, तो गलती करी है। इंदिरा गांधी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर था इस देश का, बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर था, और जिसमें हिम्मत थी कि पूरे दुनिया के प्रेशर को एक तरफ करके एक युद्ध जिताया उसने 71 में इस देश को। इस देश ने गुलामी के समय तब तक कोई युद्ध नहीं जीत के देखा था, वो युद्ध जिताया। लेकिन 83 में वो IMDT ले आई, असम का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया। जब 2005 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया गया IMDT को, तब तक इतने मुसलमान बांग्लादेशी भर चुके थे पूरी डेमोग्राफी, आज वहां पर रोज गड़बड़ होती है। तो 65 साल में अगर 60 साल आप रहे हैं तो गलतियां हुई हैं। 5 साल रही है बीजेपी, एनडीए। कारगिल में क्या हुआ? कारगिल में आपको लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना चाहिए था, जो मिलिट्री मांग रही थी इजाजत, उसको इजाजत नहीं दी गई। उससे 500 कैजुअलिटीज हुई जिनकी जरूरत नहीं थी। ये बहुत बड़ी कैजुअलिटीज हैं। एक आपका प्लेटून ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक पत्थर ऊपर से फेंकता है आतंकवादी और रेगुलर पाकिस्तानी फोर्स का, तो 4 बंदे मर जाते हैं। ऐसे युद्ध नहीं लड़ा जाता है। युद्ध इज अ वेरी प्रोफेशनल साइंटिफिक मेथड। दूसरी चीज, ऑपरेशन पराक्रम में आपने पूरी फौज को मूव कर दिया, लेकिन आपने लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस करी। आप उस समय हिल गए और आपकी बहुत बड़ा, आप एक लाफिंग स्टॉक बन गए पूरी दुनिया में। तो सॉफ्टनेस का मैसेजेस हर तरफ से गया है। वो सॉफ्टनेस का मैसेजेस उसमें भी लैंडमाइंस बिछाने में और लैंडमाइंस उखाड़ने में, उसमें भी बहुत कैजुअलिटीज, उसमें भी कैजुअलिटीज हुई हैं। जो मैसेज जाता है देश का, और जो नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि कैरेट और स्टिक दोनों बैलेंस में चलना चाहिए। डंडा भी चलने की जरूरत है जहां चलना चाहिए, डायलॉग जहां होना चाहिए वो होना चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये हर एक सरकार को करना चाहिए। ठीक है, और आप बेसिकली आईना भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टियों को, उनके कार्यकाल को, कि गलतियां दोनों तरफ से हुई है। मैं पहले हरीश रावत जी के पास जाऊंगी, फिर पीयूष गोयल जी के पास। हरीश रावत जी, सवाल ये उठ रहा है, जो भरत वर्मा जी भी कह रहे हैं, कि नरेंद्र मोदी ने आज अगर कुछ सवाल उठाए हैं तो उससे क्यों बौखला रही है आपकी सरकार? अगर वो ये कह रहे हैं कि शस्त्र हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि सेना का मनोबल कम हो रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जब हमला होता है तो हम बिल्कुल कंफ्यूज्ड माइंडसेट अपना दिखाते हैं, तो ये बातें तो चर्चा में रही हैं सर। इन्हें मानने से परहेज क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बातें नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं? पहली बात तो यह है, हम बौखला कतई नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, PM इन वेटिंग है। 9 साल से आडवाणी जी थे, उनको अब जंग लगा हुआ मान करके अलग करके अब ये दूसरे को लेकर के आए हैं। आगे उनको झेलेंगे 9 साल तक हम लोग, जो है, हमें उसमें कोई बौखलाहट नहीं है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस समय मुझको भाजपा के 2 प्रवक्ताओं का जवाब देना पड़ा, पीयूष जी का और भरत वर्मा जी का। नहीं, भरत वर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ की तरह हैं। Mr. Rawat, I am sorry, Mr. Rawat, I am not in BJP, I am not in Congress. I am just talking national security. Sorry, but I am not in BJP. Please correct your statement. You are a minister, I respect you for that. बट मैं बीजेपी में और कांग्रेस में नहीं शामिल हूँ। मैं जिस दिन शामिल होऊंगा आपको चिट्ठी लिख के बता दूंगा, फिक्र मत करिए। और आप क्या शामिल होंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, नेशनल, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स। आप चिंता न करें। हम मैं तो उनसे इजाजत चाह रहा हूं कि आपकी बात का उत्तर देने के लिए भी मुझे जी बोलिए हरीश रावत जी, बोलिए। और मैं पीयूष जी से जरूर ये जानना चाहूंगा कि इनकी जो मोदी जी की विदेश नीति होगी, ये लाहौर बस यात्रा और
आगरा में जो बिरयानी पार्टी हुई थी उस पर आधारित होगी, उस तरीके नहीं हरीश रावत जी, वो सवाल तो मैं पूछ लूंगी उनसे सर, लेकिन जो आपसे सवाल पूछे उसका क्या? कारगिल के अंदर आपको पता होगा अजमेर में पाकिस्तान अभी कुछ ही वक्त पहले की बात है, पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, हमारे सैनिक का सर काट कर ले गए, फिर तब के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं अजमेर, तो हम लोग उन्हें खाना खिलाते हैं। तो अगर उनके लंच की बात की जाए तो फिर तो यहाँ फिर यूपीए सरकार के भी लंच की बात होनी चाहिए ना। देखिए कोई आपके देश में आता है तो आप ये नहीं कहते थे कि आपके लिए होटल बंद कर देंगे, आपके लिए आपको खाना नहीं खिलाएंगे। ये कोई भारतीय संस्कृति नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं। तो विदेश मंत्री क्यों गए? कुछ किया, विदेश मंत्री क्यों गए? मजम्मत हुई है। विदेश मंत्री खाना खिलाने क्यों गए? दुनिया भर में विदेश मंत्री कंधार क्यों गए? उसकी निंदा हुई है। और भारत जैसा बड़ा देश पाकिस्तान की तरीके से हाथ में तलवार लेकर के सर काटने के लिए घुमा नहीं करता है, कभी कभी जवाब देता है। और जब हमने जवाब दिया है, पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है, तो कब देंगे आप? दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश के निर्माण का जवाब हो या कारगिल की चोटियों को स्वतंत्र कराने का जवाब हो। हरीश रावत जी, आपने अपनी बात रखी और आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज की वो कैसे टैकल करेंगे ये नहीं आ रहा। चलिए मैं पीयूष गोयल जी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है सर, अपने साथ आपने अपनी बात पूरी क्लैरिटी के साथ रखी। पीयूष गोयल जी, एक मिनट सर, सवाल आप दोनों से है जी। मैं फिर आऊंगी आपके पास हरीश रावत जी, लेकिन सवाल क्योंकि आपसे भी है। जी बोलिए पूरा कीजिए। जी आप मुझे पूरा करने दे रही हैं? जी बोलिए। जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर दो चीजों को, सेना को और विदेश नीति को कभी विवाद में लाने की प्रथा नहीं रही है। और उसके विषय में देश ने हमेशा एक स्वस्थ बहस को जरूर आगे बढ़ाया है, मगर उसके फंडामेंटल्स के मामले में हमने कभी विवाद पैदा करने का काम नहीं किया है। आप सेना की तैयारियों से लेकर के उनके पे एंड इमोल्यूमेंट्स को लेकर के आदि को लेकर के विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। हाँ। आप विदेश नीति, ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि सेना को लेकर विवाद और राजनीति नहीं होनी चाहिए, और यहीं पर आपकी पार्टी सवाल उठा रही है नरेंद्र मोदी के भाषण पर। पीयूष गोयल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पीयूष गोयल जी, सवाल आपसे यह है मेरा कि इस पूरे घटनाक्रम में कारगिल के युद्ध की भी बात होती है, ऑपरेशन पराक्रम की यहां पर बात की भरत वर्मा जी ने। सवाल यह है कि गलतियां तो आपके कार्यकाल में भी हुई हैं, तो आज का मौका क्या सही था इस तरह की बातों को लेकर के आने का सामने? आई एम सॉरी, आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है कारगिल युद्ध की भी, पर पहले जो मेरे दो पैनलिस्ट ने सवाल उठाया, पहली बात तो रावत जी 2:46 पे मोदी जी ने हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनको अग्नि 5 के सक्सेसफुल टेस्ट के लिए बधाई दी। आपकी जानकारी के लिए, हम कभी पार्टीसन पॉलिटिक्स नहीं करते हैं इन विषयों पे। और वैसे भी ये न्यूक्लियर टेस्ट का सिलसिला, आपकी सरकार 20 साल तक उसके ऊपर बैठी रही। वो तो वाजपेयी जी की हिम्मत थी कि 98 में पहली बार भारत को ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिली। जहां तक त्यागी जी ने कुछ विषय कई पानी की समस्याओं की, इंदिरा जी को भी प्रणाम कर नहीं है। एक सर्विसमैन की एक रैली थी, पोखरण 1 इंदिरा जी ने करवाया था, पे चर्चा थी। और रेवाड़ी के लोकल इश्यूज के लिए मोदी जी और हमारे नेता अलग से आपके पार्टनर कांग्रेस की सरकार से निपट लेंगे। जहां तक बात रही जो रावत जी ने कहा कि हम मेरा ऑब्जेक्शन है, आज हमारी पार्टनरशिप नहीं है कांग्रेस। क्या आर्मी के जो विषय हैं उसके साथ सहानुभूति रखना कोई पॉलिटिसाइजेशन है? क्या उनके वेलफेयर की बात करना पॉलिटिसाइजेशन है? क्या उनको डिफेंस में अच्छे मॉडर्न त्यागी जी, आपको क्या लगता है ये सेना को विवाद में लाने की कोशिश हो रही है या सेना से जुड़े मुद्दों पर सहानुभूति जलाने की कोशिश? या फिर हरियाणा के अंदर चूंकि बीजेपी है नहीं और वहां पर 4 लाख पूर्व सैनिक है, तो पूर्व सैनिकों का वोट बटोरने की भी कोशिश है। कारगिल में हमारी, ठीक है पीयूष गोयल जी, मैं आपकी बात समझ गई। पीयूष गोयल जी, मैं आपकी बात समझ गई, इसी को आगे ले जा रही हूँ। केसी त्यागी साहब, ये सेना को विवाद में लाने की कोशिश है या फिर सेना के मुद्दों पर सहानुभूति जलाने की कोशिश? एक दृढ़ निश्चय दिखाया। बोलिए त्यागी जी। पीयूष जी, विदेश नीति के मामले में, रक्षा नीति के मामले में
हमारे देश की पुरानी रवायात है। याद करो, हमारे आपके दोनों के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्री नरसिंह राव के नेतृत्व वाली सरकार में कश्मीर पर भारत का पक्ष रखने के लिए जेनेवा गए थे। मैं चाहता हूं वो परंपराएं चले, उस तरह का दौर आए। ये जो चुनाव के मौके पर हम सारी परंपराएं भूल रहे हैं, अगर उस तरह से आप बात करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ, और मैं कभी कांग्रेस पार्टी में न रहा न हूं, इंदिरा गांधी है जो पूरी दुनिया के नॉन अलाइंड लीडर्स उसकी चेयरमैन रही नेम की, और जिसने अपने पाकिस्तान के 2 हिस्से करवाने में मदद की, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको गाजियाबाद में मेरे शहर में दुर्गा माता कहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो एक तो जो सेना का मनोबल है, ये कहना कि सीमा पे खतरा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का अच्छा बयान नहीं है। सीमा पे खतरा है, वहां रोज अतिक्रमण हो रहा है और भारत के सैनिक दुनिया के सबसे त्यागी बड़े जी, तो हम आगे इसी पर चर्चा करेंगे। ये सेना को विवाद में लाने की कोशिश थी या फिर सेना के साथ सहानुभूति जताने की कोशिश, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। हम जल्द लौटते हैं। चर्चा जारी है हमारी और हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस आरोप पर, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो सैनिकों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। भरत वर्मा जी, सवाल ये है कि आज का ये जो भाषण था, ये क्या सेना को विवाद में लाने की कोशिश है या फिर सेना के मुद्दों से सहानुभूति जताने की कोशिश? देखिए, पॉलिटिशियन अपने काम तो करेंगे वोट्स के लिए, उसमें कुछ पॉलिसी भी अनाउंस होगी, कुछ तरीका भी होगा, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पर इस देश के सैनिकों ने कभी अपना मेडल वापस नहीं किया। आज की सरकार में इतना फ्रस्ट्रेशन है कि मेडल्स वापस कर रहे हैं इस देश के सैनिक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। दूसरी चीज यह है कि दोनों सरकारों में जो भी सरकार आई है, सुरक्षा के मामले में, मिलिट्री के मामले में, और ये कहना कि इसकी बातचीत नहीं होना चाहिए, बातचीत हो रही है। आप रोक नहीं सकते 21वीं सदी में, तो मिलिट्री के अंदर भी बातचीत हो रही है, बाहर भी हो रही है। आप अपने आप को गुमराह कर लीजिए इस बात में कि नहीं हो रही है, हो रही है। तो दोनों जगह, सब जगह गलतियां हुई हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को मान लेती हैं कि उससे हमने लेसन सीखा है, आगे के लिए हम अपनी रणनीति बना के ठीक करेंगे, तो मनोबल बढ़ेगा फौज का। और आखिरी चीज एक है कि मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं, 2nd जनरेशन ऑफिसर हूं इस इंडियन आर्मी का। मैं गुमराह नहीं हुआ, पूर्व सैनिक गुमराह नहीं हुए, मिलिट्री गुमराह नहीं हुई। जिन्होंने सर्विस नहीं करी है, जिनकी फैमिलीज ने कभी सर्विस नहीं करी, वो क्यों गुमराह दिख रहे हैं? हरीश रावत जी। जी, मैं उनको शायद मालूम नहीं है, मेरे परिवार से खुद जो है एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन ही आर्मी में ऑफिसर्स ही नहीं है, बल्कि मैंने तो मिलिट्री ऑपरेशन में अपने दामाद को खोया है। तो इसलिए ये कहना कि हम में संवेदनशीलता नहीं है इन मुद्दों पर, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और सारे देश को सेना के मामले में बड़ी संवेदनशीलता है। और तो फिर नरेंद्र मोदी जब आपको आईना दिखाते हैं तो आप सवाल क्यों उठाते हैं? कॉज को समझते हैं। मैं एक मिनट केपी सिंह देव कमेटी से लेकर के जितनी भी एक्स सर्विसमैन के पे पैरिटी को लेकर के कमेटीज या इनिशिएटिव लिए गए, सब या तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने लिए या यूपीए गवर्नमेंट ने लिए। एनडीए गवर्नमेंट के सामने एक अपॉर्चुनिटी थी, यदि वो हमसे डिफरेंट दिखना चाहते थे तो उस समय। ठीक है, ये सवाल मैं ले जाना चाहूंगी पीयूष गोयल जी के पास। पीयूष गोयल जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप यूपीए सरकार से कोई अलग नहीं है, इसलिए आप यूपीए सरकार से विदेश नीति के मामले में अलग नहीं है। पीयूष गोयल जी, जो है दैट इज नॉट बैक्ड बाय एक्शन। पीयूष गोयल जी, संक्षेप में। देखिए, रावत जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। जो एडवांटेज आर्मी ने गेन किया था वो शिमला पैक्ट में उठा के छोड़ दिया। हमारी सब 90,000 लोगों को छोड़ के, और हमारी टेरिटरी भी छोड़ दी। यूपीए सरकार ने हमें क्या देन दी? कश्मीर जैसी समस्या सिर पे छोड़ दी। यूपीए सरकार ने हमें क्या देन दी? शर्मल शरीफ के ऊपर जो जितने भी हमने
यूपीए एनडीए के टाइम पे। चलिए पीयूष गोयल जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, लेकिन सवाल यही है कि दोनों पार्टियों से जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जो गेंद है वो एक दूसरे के पाले में डाली जा रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सेना जैसे बेहद संवेदनशील विषय पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर भी ये राजनीति हमें देखने के लिए मिलती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।